एक लड़की जिसकी नानी की मौत 50 साल पहले ही हो जानी थी, लेकिन उसने मौत को चकमा दे दिया और आज तक जिंदा है। अगर वो मारी जाए तो उसका पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल चक्र के अनुसार वो 50 साल पहले ही मर चुकी हैं, तो जाहिर है उसका वंश भी अस्तित्व में नहीं आएगा। क्या ये लड़की इस काल चक्र को तोड़कर अपने खानदान के वजूद को बचा पाएगी? आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती एक कपल के साथ जो कार में कहीं जा रहे हैं। इनका नाम आयरिस और पॉल है। पॉल ने आयरिस के लिए एक सरप्राइज रखी है। आयरिस बहुत एक्साइटेड है। पॉल फाइनली उससे सरप्राइज रिवील करता है। ये एक स्काई हाई रेस्टोरेंट है जहां शहर के रईस लोग आते हैं और इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ है। ये लिफ्ट में एंटर करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, तभी लिफ्टमैन इन्हें एंटर करने को कहता है। लिफ्ट पहले से ही खचाखच भरी पड़ी थी। ये किसी तरह एडजस्ट करके एंटर करते हैं। ऊपर पहुंचकर रेस्टोरेंट के मैनेजर के पूछे जाने पर पॉल बताता है कि इनकी बुकिंग है, जिस पे वो मैनेजर कहता है कि ये आज फुल हैं, इन्हें कभी और आना चाहिए। पॉल अपने दोस्त का नाम लेता है जो यहाँ काम करता है, लेकिन इससे बात नहीं बनती। इतने में एक बिजनेसमैन एंटर करता है। ये उसकी खातिरदारी में लग जाता है और मौके का फ़ायदा उठा आयरिस और पॉल अंदर चले जाते हैं। आयरिस विंडो से नीचे देखती है तो उसे डर के मारे वॉमिट सा फील होता है। वो वॉशरूम ढूंढते हुए डांस फ्लोर से निकलती हैं तो उसे वहाँ की परफॉर्मर पूछती है कि इसका कौन सा मंथ चल रहा है। पहले तो ये छुपाती है, लेकिन फाइनली बता देती है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बारे में पॉल को अभी तक नहीं पता। वो वहाँ से रूफ टॉप पे आते हैं जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिख रहा था। यहाँ एक बच्चा नीचे कॉइन्स फेंक रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के मना करने पर वो समझने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन इसकी हरकतें बता रही हैं ये नहीं रुकने वाला। पॉल आयरिस को प्रपोज करता है, तभी वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो और भी खुश हो जाता है। आयरिस उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और रिंग पहन लेती है। आयरिस की नज़र उस बच्चे पे पड़ती है। मना किए जाने के बावजूद वो कॉइन उछाल कर नीचे फेंकता है। हवा के बहाव से वो गिरने के बजाय घूम कर नीचे एसी के वेंट में घुस जाता है। यहाँ से वो डांस फ्लोर पर जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन फ्लोर में पड़ी दरार पर किसी की नज़र नहीं जाती। पिलर के ऊपर अत्यधिक वजन से इसके स्क्रूज भी ढीले पड़ रहे थे। उस कॉइन के अंदर पुर्जों से टकराने से वो गैस की सप्लाई को भी लीक कर देती है। गैस तेजी से उस रेस्टोरेंट में रिस रहा था। इस डांस और मस्ती भरे मूड में आयरिस को अचानक से कुछ आभास होने लगता है। तभी डांस फ्लोर की कांच टूट जाती हैं और लोग वहां से गिर पड़ते हैं। एक के बाद एक लोग उस ऊंचाई से गिर जमीन से टकराते हैं। पॉल भी किसी तरह यहाँ लटके हुए था, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। अंदर आग तेजी से फैल चुकी थी और अफरा तफरी मची थी। वो डांसर किसी तरह अपने बच्चे की जान बचा लेती हैं, लेकिन वो खुद पूरी तरह जलकर मारी जाती है। आयरिस खुद को एक कोने में आग से बचा लेती है। लिफ्टमैन सबको सीढ़ियों की तरफ ले जाता है, लेकिन वो भी टूटकर गिरने लगती हैं। फिर वो रिस्क लेकर लिफ्ट में एंटर करते हैं। यहाँ लिफ्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा वजन होने से ये भी टूटकर फ्री फॉल होने लगती है। ये रेस्टोरेंट का ऊपरी भाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और अपने साथ लगभग सभी को ले नीचे गिरता है। इस उठापटक की चपेट में वो शरारती बच्चा भी आ जाता है। अब सिर्फ आयरिस और उस परफॉर्मर का बच्चा ही बचे थे, लेकिन इनके ऊपर से गिरने के बाद इस हादसे में सब के सब मारे जाते हैं। अचानक हम एक क्लासरूम में एक लड़की को चीखते हुए देखते हैं। इसका नाम स्टेफनी है। दरअसल ये लड़की अभी तक की पूरी कहानी को अपने ख्यालों में देख रही थी। वो अपने हॉस्टल में सोते हुए फिर से सपने में वही सब देखती है और चीख के साथ उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने रूममेट को बताती है कि वो कुछ दिनों से किसी आयरिस नाम लड़की के साथ हुए हादसे को अपने सपने में बार बार देख रही है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडमदर का नाम भी आयरिस था, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा और ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा है या नहीं। उसके रूममेट उसे सलाह देती है कि उसे एक बार अपनी फैमिली से मिलकर बात करनी चाहिए। ये अपने होम टाउन आती है और अपने डैड से मिलकर तुरंत कुछ ढूंढने लगती है। डैड के पूछने पर वो बताती है कि वो अपनी नानी के पिक्चर्स ढूंढ रही है। इस पर वो कहते हैं कि वो बॉक्स जिसमें उनका पूरा सामान था वो कई साल पहले घर से जा चुका है। इतने में इसका भाई अपने कजिन से मिलने जा रहा होता है, जिस पे वो कहती है कि वो उसे वहाँ ड्रॉप कर देगी। डैड कहते हैं कि कजिन से आयरिस के बारे में डिस्कस ना करे। ये रास्ते में अपने भाई से प्रॉमिस लेती है कि वो डैड से इस बारे में नहीं बताएगा। फिर वो उसे आयरिस वाली बात बताती है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है उसने भी एक ड्रीम देखा था जिसमें हॉट डॉग उसे खा रहा था। फिर वो अपने कजिन से मिलते हैं। स्टेफनी अपने अंकल आंट से मिलती हैं। उसे मालूम है कि उसके अंकल अपनी मॉम आयरिस के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो फिर भी पूछती है क्योंकि उसे जानना बेहद ज़रूरी था। उसके अंकल अब भी मना करते हैं, ये कहते हुए कि आयरिस एक पागल औरत है।
वो उन्हें अजीब से लेटर्स और डेड बॉडीज़ की पिक्चर्स सेंड करती थी और गाली गलौज भी करती थी। इसीलिए उन लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। स्टेफनी उस टावर वाले रेस्टोरेंट के बारे में बताती है जो 50 साल पुरानी बात थी। वो अपने आंट को कन्विंस कर लेती है। वो फिर उन्हीं लेटर्स को देख अपनी नानी का पता ढूंढ लेती है। फिर आयरिस उसे बताती है कि जब वो उस टावर में गए थे तब उसे पहले से ही आभास हो गया था। उस बच्चे के कॉइन फेंकने वाला इंसिडेंट होने से पहले ही उसने उसे रोक दिया था और माइक पे अनाउंसमेंट करके सबको वहाँ से जाने को मजबूर कर दिया था। लोग डर के मारे वहाँ से निकल गए। फिर उस टावर के अथॉरिटीज़ ने उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया सेफ्टी मानकों के आधार पर। यह हादसा टल तो गया लेकिन मौत को टाला नहीं जा सकता। उसने अपना रास्ता बदला और उस दिन मौजूद सभी लोगों की जान ले ली, उसके पति पॉल की भी। उस भविष्यवाणी के अनुसार आयरिस की मौत हो चुकी थी लेकिन वो आज तक जिंदा है और उसने अपनी 3 पीढ़ियों को भी बढ़ाया। यही कारण है कि मौत उनके सर पर काल बनकर खड़ा है। मौत से कोई जीत नहीं पाता। आयरिस ने अपनी सारी जिंदगी के तजुर्बे एक किताब में लिखकर रखी थी। स्टेफनी डर कर वहां से जाने लगती है लेकिन आयरिस अपने वंश को खत्म होते नहीं देख सकती थी। वो स्टेफनी को इस किताब को अपने साथ ले जाने को कहती है। उसके मना करने पर वो पहली बार घर से बाहर निकलती है और स्टेफनी के सामने उसकी मौत हो जाती है। आयरिस के क्रिमेशन में स्टेफनी की माँ इतने सालों बाद पहली बार यहाँ आती है। दरअसल इसकी माँ और अंकल आयरिस की उन हरकतों के चलते फॉस्टर होम में पले बढ़े। आयरिस की दिमागी हालत का असर उसकी बेटी यानी स्टेफनी के मॉम पे भी पड़ा, इसीलिए वो इन्हें 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। स्टेफनी को उनके यहाँ होने से आपत्ति थी लेकिन उसके भाई चार्ली ने उन्हें कब का माफ कर दिया था। वो घर में बैठे अपने कॉलेज को ईमेल लिखती है कि उसे और कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। उसे उन लेटर्स की याद आती है और वो उस डायरी को निहारने लगती है। यहाँ ये पूरी फैमिली एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने की तैयारी में थी। तभी इसके कज़न के हाथों से ग्लास गिरकर टूट जाती है। सफाई के दौरान इसका टुकड़ा आइस बकेट में गिर जाता है। स्टेफनी की मॉम भी वहाँ आती हैं। वो अपने हाथों से कुकीज़ बनाकर लाई थी। जब चार्ली टेस्ट करता है तो पता लगता है कि ये पीनट बटर कुकीज़ है। दरअसल बॉबी को पीनट से एलर्जी थी और ये इसके लिए जानलेवा हो सकती है। उसकी मॉम माफ़ी मांगती है क्योंकि वो ये बात भूल गई थी। उसका कज़न सबके लिए ड्रिंक्स बनाता है। इन्हीं में से ग्लास में वो शीशे का टुकड़ा भी पड़ा था। जूलिया ड्रिंक लेती है और उसके गले में कुछ अटक जाता है। ये एक मक्खी थी जो वो थूक देती है और ड्रिंक फेंक देती है। यहाँ स्टेफनी आयरिस की डायरी को स्टडी कर रही होती है। उसे वो सारी चीज़ें दिखती हैं जिसे हादसा होने की संभावना है, जैसे गैस ओवन, ट्रैम्पोलिन के नीचे नुकीली सी कोई रॉड। इतने में अलमारी के ऊपर रखी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है और उसमें से एक ग्लास का टुकड़ा इसके पास आकर गिरता है जो हूबहू उसी ड्रिंक पे गिरे ग्लास के टुकड़े जैसा था। उसके अंकल स्टेफनी की मॉम डार्लिन को समझाते हैं कि उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो बच्चों के साथ ही रहे, लेकिन वो मना कर देती है। स्टेफनी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तभी अपने अंकल के घर को निकल लेती है जहाँ ये गेट टुगेदर होने वाला था। यहाँ रिवील होता है कि वो ग्लास का टुकड़ा स्टेफनी के डैड के ड्रिंक में गिरा था। वो ड्रिंक को नीचे रख उनके संग हो लेते हैं। बच्चों के जिद करने पर अंकल हावर्ड भी उन्हें ट्रैम्पोलिन में ज्वाइन करते हैं। ट्रैम्पोलिन पहले से ही बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उनके जंप करने से पहले स्टेफनी की मॉम की नज़र नीचे पड़े नुकीले रॉड पे पड़ती है और वो वहाँ आकर उसे निकाल लेती है। उनके आंटी के हाथों से बियर की बोतल गिर जाती है और वो ग्रास कटिंग मशीन को ऑन कर बैठती है। यहाँ ट्रैम्पोलिन फटने से उसका कज़न गिर जाता है लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती। उनके बनाए बिल्डिंग ब्लॉक नीचे गिरने से ड्रिंक में पड़े ग्लास का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वो हावर्ड के पैरों में चुभ जाता है। वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और उनके ऊपर वो ग्रास कटिंग मशीन चल पड़ती है। मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। स्टेफनी आयरिस की डायरी को एनालाइज करती हैं और अपनी फैमिली ट्री बनाती हैं। आयरिस ने अपने डायरी में उन सभी की जानकारी कलेक्ट की थी जो उस दिन टावर में मौजूद थे, लेकिन उन सब की मौत अजीबोगरीब तरीके से हो गई। केवल आयरिस ही दशकों तक जिंदा रह सकी। उस लिस्ट में वो सब मारे गए जिन्होंने भी घर बसाया था। उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी क्योंकि उनका अस्तित्व उस रात ही मिट जाना था और अब इनकी बारी थी। उसकी बातों से फैमिली वाले चिढ़ जाते हैं। वो बताती है कि अब अंकल हावर्ड के बाद एरिक की बारी है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, फिर जूलिया, फिर बॉबी। उसके बाद उसके खुद की फैमिली में उसकी मॉम डार्लिन, फिर स्टेफनी और अंत में उसका भाई चार्ली। इन सब में आंटी और स्टेफनी के पापा सेफ है क्योंकि उनके वंशावली में वो नहीं आते। एरिक एक टैटू शॉप में काम करता है। ये स्पीकर्स के वॉल्यूम को लाउड में रखकर गाने सुनते हुए अपना काम कर रहा होता है। वो अपने हाथों में डैड की याद में टैटू बनाता है। एरिक नीचे सफाई कर रहा होता है, तभी फैन के चारों ओर लगी चेन गिरकर उसके नोज रिंग में फंस जाती है। वो फैन के घूमने के साथ
और छोटी होते जाती हैं। इतने में नीचे गिरे गैसोलीन में आग लग जाती है। वो खुद को उस चेन से मुक्त कर लेता है, लेकिन पूरा टैटू पार्लर आग की चपेट में आ जाता है। स्टेफनी और चार्ली पार्लर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ मिल चुकी थी कि उस पार्लर में आग लगी है। रास्ते में उन्हें एरिक मिल जाता है। उसने जो लेदर की जैकेट पहनी थी उससे वो जलने से बच गया और वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। वो स्टेफनी को भला बुरा सुनाता है और एक ट्रक एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाता है। स्टेफनी उसे सावधान रहने को कहती है। वो कहती है कि हो सकता है ये आदमी गलती से ब्लोवर उन बच्चों की तरफ चला दे और उन्हें क्लियरली ना दिखे, जिसके कारण वो फुटबॉल तुम्हारी तरफ मार दे और कुछ अनहोनी हो जाए। स्टेफनी उसे सामने से गुजर रही गार्बेज ट्रक से दूर होने को कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर उसे चिढ़ाने लगता है। जूलिया भी स्टेफनी से इरिटेट हो चुकी थी। इतने में पास में खेल रहे बच्चों के फुटबॉल से लगने से वो गार्बेज ट्रक में गिर जाती हैं और वो ट्रक के कचड़े के ढेर में पहुंच जाती है। ये सारे मिलकर ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती क्योंकि वो गाना सुन रहा था। स्टेफनी जूलिया को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कचड़े के संग क्रश हो जाती है। इसकी आंट रोते हुए कहती है उन्हें स्टेफनी की बातों को सुनना चाहिए था। वो सच बोल रही थी। एरिक से पहले जूलिया की मौत इसलिए हुई क्योंकि एरिक हॉवर्ड से नहीं बल्कि जेरी से हुआ था, सो वो इनके वंश का हिस्सा नहीं है। इस खुलासे से सब दंग रह जाते हैं। यहाँ चार्ली बताता है कि जूलिया के हादसे से पहले स्टेफनी ने प्रेडिक्ट कर लिया था। इस पे वो कहती है कि उसने डायरी पढ़ी थी, उसके अनुसार उसने अनुमान लगाया था। स्टेफनी को डायरी में एक ऐसा आदमी मिलता है जिसने मौत को चीट किया था और वो बच गया। उसका नाम जेबी था। ये सुनने पर डार्लिन कहती है कि वो आदमी वहाँ हॉस्पिटल में काम करता है। फिर ये सारे मिलकर हॉस्पिटल को रवाना होते हैं। ये आदमी वही बच्चा है जिसे आयरिस ने बचाया था, उस परफॉर्मर का बेटा। आयरिस से ये लगातार कांटेक्ट में था और ये आयरिस के कैंसर का इलाज भी कर रहा था। ये उन्हें बताता है कि मौत से बचने का एक ही रास्ता है कि कुछ ऐसा करना होगा कि वो बताए हुए सीक्वेंस में एक बार मौत को छूकर लौटे, जैसे कि सच में मृत घोषित होकर वापस पुनर्जीवित होना। अपनी मौत को वो टाल तो सकते हैं, लेकिन अपने बाद के किसी को मारकर ये कुछ दिनों तक ही टलेगी। फिर वो इन्हें सलाह देता है कि जिंदगी बेहद कीमती है, जितने भी पल हैं इसे दिल खोल के जियो। ये कह वो वहाँ से चला जाता है। बॉबी एरिक को लेकर परेशान था। वो आइडिया लगाता है कि वो मौत की कड़ी को कैसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि बॉबी को पीनट बटर से एलर्जी थी, ये पहले इसे ही ट्राई करने का प्लान करते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर हैं और उसकी एलर्जी से हालत गंभीर होने पे डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे। एरिक उसे कमरे में बंद कर वहाँ से निकल जाता है, ये सोच के कि वो यहाँ अकेले सेफ रहेगा, इस बात से अनजान कि उसने जाते हुए गलती से एमआरआई मशीन को ऑन कर दी है। यहाँ चार्ली और उसकी फैमिली बॉबी को ढूंढ रहे थे और एरिक उसे पीनट बटर खिला व्हील चेयर पर बैठा एक पल भी गंवाए बिना सीधे इमरजेंसी रूम में ले जाने की पूरी तैयारी में था। बॉबी अपने भाई से कहता है कि अगर वो सच में मारा जाता है तो क्या वो उनके मॉम का ख्याल रखेगा। वो इस बात पे वादा करता है कि वो बॉबी को बचा लेगा। फिर उस पीनट बटर कुकी को खाने पर उसका असर दिखने लगता है। बॉबी हमेशा एंटी एलर्जी मेडिसिन अपने साथ रखता था, लेकिन एरिक उसे वो लेने से रोक लेता है क्योंकि इनका प्लान ही यही था कि वो मौत को छूकर लौटे। इस चक्कर में एमआरआई की पावर अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी। एरिक के बॉडी के सारे मेटल पार्ट्स तेजी से एमआरआई मशीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। आसपास के सारे मेटल अट्रैक्ट होके एमआरआई मशीन के मुहाने पर आ जाती है। उस मशीन में इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स थे कि वो एरिक को चीरते हुए व्हील चेयर को अपने अंदर समा लेती है। बॉबी किसी तरह एंटी एलर्जी लेने में सफल हो जाता है। इस मैग्नेट की पावर बाहर तक महसूस होती है और हॉस्पिटल की स्टाफ अंदर एंटर करती है। दरवाजा खुलने पर सारे मेटल्स एमआरआई की तरफ खींचती है और वो एक बड़ी सी स्प्रिंग आकर बॉबी को हमेशा के लिए सुला देती है। ये देखकर इन तीनों में डर और भी बढ़ गया था। तभी इन्हें आयरिस के ठिकाने का ख्याल आता है। आयरिस वहाँ सालों तक जीवित रही और उसकी मौत तभी हुई जब वो बाहर निकली। इनकी मॉम वहाँ रहने को राजी होती हैं क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो इसके बच्चे भी सही सलामत रहेंगे। इनकी गाड़ी एक आते ट्रक से टकराने से बाल बाल बचती है। डार्लिन स्टेफनी को ड्राइव करने को कहती है। ये वहाँ पहुँचते हैं तभी स्टेफनी को महसूस होता है कि कुछ होने वाला है। वो गेट तोड़कर अंदर एंटर करते हैं। स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक जाती है, लेकिन वो मॉम को घर के अंदर जाने को कहती है। वो एंटर करती हैं, लेकिन तेज हवा से बाहर की आग कमरे के अंदर चली जाती है और सिलेंडर के धमाके से पूरा घर जल जाता है। इस धमाके से गाड़ी पलटकर आधी पौंड में गिर जाती है। स्टेफनी अभी भी गाड़ी के अंदर थी और चार्ली एक मलबे तले दबा हुआ था। मॉम अब भी जिंदा थी। वो चार्ली को बचा लेती है।
इतने में एक पिलर उसके ऊपर गिरता है और वो खत्म हो जाती है। चार्ली स्टेफनी को बचाने की कोशिश करता है, वो सीट बेल्ट काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी की सांसें उखड़ चुकी थी। वो फिर भी उसकी बॉडी बाहर ले आता है। सीपीआर देने के बाद वो जीवित हो जाती हैं और इस तरह से वो मौत की कड़ी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। कहानी कुछ महीने आगे पहुंचती है। चार्ली अपने डैड और सिस्टर के साथ अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के यहाँ जाते हैं। यहाँ घर के पड़ोस में बच्चे लेमन जूस बेच रहे होते हैं। एक औरत पैसे निकालती है, तभी उसमें से एक कॉइन निकलकर नीचे लुढ़क कर तेजी से गिरने लगता है। ये गिरते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। यहाँ जेनी के पापा चार्ली को हीरो कहते हैं क्योंकि उसने स्टेफनी की जान बचाई। वो इस बारे में विस्तार से बात करते हुए कहते हैं, क्या पता स्टेफनी बस बेहोश हुई थी और चार्ली उसे होश में लाया, क्या पता उसकी हार्ट बीट रुकी ही नहीं थी। ये सुनते ही स्टेफनी को अजीब गरीब महसूस होने लगता है। उसके कानों में वही गाना बजने लगता है जो वो अपने सपने में सुनती थी, जो आयरिस ने उस टावर पे सुना था। तभी ट्रेन डिरेल होकर उनकी गली में घुस जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ट्रेन में लोडेड बड़ी लॉग उनके ऊपर गिरता है और इस तरह से टावर में बचे सभी लोगों की मौत हो जाती है, सिवाय जेबी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज